समय नष्ट नहीं करिए। हम लोग ऐसा बोलते हैं कि मिनट्स मीन ब्रेन। आप जितना मिनट नष्ट करेंगे घरेलू इलाज देते वक्त, उतना ब्रेन सेल्स उतना डिस्ट्रॉय होता जाता है। किसी को सीजर या फिट पड़ने के जो केसेस होते हैं, जी इनमें लोग यूजुअली बहुत पैनिक कर जाते हाँ हैं। जी इसके लिए हमें इमीडिएटली क्या करना चाहिए और क्या क्या है जो बिल्कुल जी। नहीं करना है? पेशेंट के अगर फिट्स आ रहे हैं तो हाथ से रोकने का कोशिश ना करें। पूरा एक 3-4-5 मिनट का वीडियो बनाएं। खाते वक्त किसी को चोकिंग हो जाए तो उसके लिए हमारा पहला क्विक रिस्पॉन्स क्या रहेगा? तो उनको पैर से टांगों से पकड़ के उल्टा करके पीठ में थपथपाना चाहिए। कोई भी किचन का एक्सीडेंट हो जाए तो तुरंत बर्न के लिए क्या करना चाहिए? बर्फ ना लगाएं, बर्फ से भी टिश्यूज डैमेज होते हैं। एक बात का ध्यान रखिए, सिल्वर बेस्ड अगर आप मलहम लगाएंगे तो स्किन टैटू होने का बहुत डर रहता है। अगर किसी को हार्ट अटैक आ रहा हो तो पहले 2 से 5 मिनट के अंदर क्रिटिकली क्या करना चाहिए हमें? नमस्ते दोस्तों, आज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे हेल्थ एंड हैप्पीनेस पॉडकास्ट में, प्रेजेंटेड बाय सस्ता सुंदर। हर बार की तरह इस बार भी हमारी यही कोशिश रहेगी कि हम आपको सही इन्फॉर्मेशन अबाउट हेल्थ प्रोवाइड कर सके, सो दैट हमारे सारे व्यूअर्स एक हेल्दी लाइफ लीड कर पाएँ। और इसीलिए हम कई सारे कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम्स को लेकर आज चर्चा करेंगे। और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर राहुल जैन, जो कि हैं जनरल मेडिसिन स्पेशलिस्ट विथ ओवर 20 years ऑफ एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड। वेलकम टू आवर पॉडकास्ट थैंक यू डॉक्टर जैन। थैंक यू। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फर्स्ट एड, जो कि है तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, लेकिन कॉमनली हम उसको इग्नोर कर देते हैं, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस भी नहीं देते हैं। तो फर्स्ट एड को लेकर हमारे बहुत सारे व्यूअर्स के पास बहुत सारे सवाल हैं। इसीलिए बहुत सारे जो हमारे रेगुलर डे टू डे में कॉमन प्रॉब्लम्स रहती हैं, उन्हीं को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। सो डॉक्टर जैन, हमें ये बताइए, जो घर पे अगर किसी को छोटी सी चोट लग जाए, कहीं पे कट हो जाए, हाथ पे पैर पे, उसको गहरा वूंड हो जाए, ब्लीडिंग कंट्रोल ना कर सके, तो उसके लिए बेसिक फर्स्ट स्टेप्स क्या होंगी? हाँ देखिए, बेसिक फर्स्ट स्टेप्स, किसी को अगर ब्लीडिंग हो, जैसे हाथ पे या पैर पे अगर कट जाए, तो सबसे आप एक साफ सुथरा एक बैंडेज या गॉज लेकर के उसके ऊपर प्रेशर दे करके वुंड को आप ब्लीडिंग रोक सकते हैं। कई बार अगर इससे ब्लीडिंग नहीं रुकता है तो वो जो अफेक्टेड लिम्ब है, जैसे हाथ को या पैर को, थोड़ा उसको ऊंचा करने से कई बार ब्लीडिंग रुक जाता है। इससे भी अगर 1-2 मिनटों में अगर ब्लीडिंग ना रुके तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको इमीडिएटली अस्पताल लेके जाना चाहिए। क्योंकि कई बार होता है कोई आर्टरी कट जाता है, जैसे मान लीजिए किसी का रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ, तो समय बिना ख़राब किए तुरंत लेके जाना चाहिए। नहीं तो अगर बहुत ज़्यादा खून अगर बह जाएगा तो फिर मुश्किल हो सकता है। संग संग कोई भी एकदम पास में जो हॉस्पिटल है वहाँ ले जा करके आपको इलाज कराना चाहिए। जी, थैंक यू फॉर दैट इन्फॉर्मेशन डॉक्टर। डॉक्टर, एक चीज़ बताइए, अगर किसी को घर पे कुछ बर्न हो जाए, किचन में कोई एक्सीडेंट हो जाए, खाना जी पकाते वक्त तेल की छींटे आके लग जाए, जी। या कोई भी किचन का एक्सीडेंट हो जाए, तो तुरंत बर्न के लिए क्या करना चाहिए हमें? बर्न के लिए सबसे सेफ है कि चलते हुए पानी के नीचे वो अफेक्टेड एरिया को पानी के नीचे डाल देना चाहिए। और नॉर्मल माने नलके का जो पानी होता है वो, बर्फ़ ना लगाएं। बर्फ़ से भी टिश्यूज़ डैमेज होते हैं। रनिंग वाटर के नीचे लगा दें, उसके ऊपर कोई भी एंटीसेप्टिक मलहम आप लगा सकते हैं। अगर छोटा मोटा बर्न हो तो एंटीसेप्टिक मलहम लगा सकते हैं। एक बात का ध्यान रखिए, सिल्वर बेस्ड अगर आप मलहम लगाएंगे तो स्किन टैटू होने का बहुत डर रहता है। ख़ास तौर से अगर फेस अगर जल जाए, उसके ऊपर अगर अगर आप सिल्वर बेस्ड, आजकल बहुत सारे नाम नहीं लूँगा, अगर आप लगाएंगे तो स्किन टैटू होकर के वो ग्रे हो सकता है। और अगर फफोले पड़ जाएं, बड़ा अगर बर्न हो, मान लीजिए काफ़ी समझिए मुट्ठी के साइज से बड़ा अगर बर्न अगर हो, तो तुरंत अस्पताल ले जा कर के किसी डॉक्टर को दिखा दीजिए। जी जी, बिल्कुल। सर, अगर खाते वक्त किसी को चोकिंग हो जाए, स्पेशली बच्चों को बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि बच्चे एकदम कंसंट्रेट करके खाना नहीं खाते हैं, तो उसके लिए हमारा पहला क्विक रिस्पॉन्स क्या रहेगा? देखिए, दिस इज़ अ मेडिकल इमरजेंसी। और चोकिंग का जब होता है, जब हमारा खाने का जो निवाला होता है वो फूड पाइप में ना जा कर के विंड पाइप में, माने सांस के नली में चला जाता है। दिस इज़ अ मेडिकल इमरजेंसी। और चोकिंग के लिए एक पर्टिकुलर आप यूट्यूब में देख सकते हैं,
इसको हम लोग बोलते हैं हाइमलिक मनूवर। हाइमलिक मनूवर किया जाता है, जैसे कोई आदमी किसी के अगर चोकिंग अगर हो जाए तो सबसे पहले वो इस तरह से संकेत देगा, वो हाथ ऐसे कर देगा और गले से आवाज़ नहीं निकलेगा। गले से आवाज़ नहीं निकल रहा है क्योंकि वो आपका हवा वोकल कॉर्ड से पास नहीं हो रहा है। दिस इज़ अ मेडिकल इमरजेंसी, उसमें हाइमलिक मनूवर किया जाता है। हाथ को ऐसे मुट्ठी बना करके जस्ट ये ब्रेस्ट बोन के नीचे रख करके कोई आदमी पीछे खड़ा होकर उसको ऊपर की तरफ खींचता है, इसको बोलते हैं हाइमलिक मनूवर। बहुत छोटे बच्चे होते हैं, उनको पैर से टांगों से पकड़ के उल्टा करके पीठ में थपथपाना चाहिए। बैठे हुए आदमी का कभी पीठ नहीं थपाना चाहिए क्योंकि वो खाना जो है और ज़्यादा सांस के नली में चला जाता है। तो दिस इज़ अ मेडिकल इमरजेंसी और इसका ट्रीटमेंट जो है इसको हाइमलिक मनूवर बोलते हैं। आप यूट्यूब में देख सकते हैं, बड़ा सरल चीज़ है करने का, बट इट हैज़ सेव्ड मेनी मेनी लाइव्स। सर आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, जो कि है तो बहुत सरल चीज़, लेकिन अगर अच्छे से नहीं आए किसी को करना तो प्रॉब्लम हो जी सकती है। जी। तो इमीडिएटली आई थिंक मेडिकल हेल्प लेना चाहिए हमें। सर एक बात बताइए, अगर किसी को हाथ या पैर में फ्रैक्चर हो जाए तो उसको बिना ज़्यादा डैमेज किए उस पर्सन को जी इमीडिएटली हम कैसे हैंडल कर सकते हैं? हाँ, देखिए कभी भी किसी का फ्रैक्चर हो, देखिए दो चीज़ का बहुत ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला इमोबिलाइजेशन। जो भी हाथ में, मान लीजिए किसी के हाथ में फ्रैक्चर हो गया है, पैर में फ्रैक्चर हो गया, उसको इमोबिलाइज करना चाहिए। उसको आप अगर मूवमेंट ज़्यादा करेंगे, खास तौर से किसी को सर्वाइकल स्पाइन में अगर इंजरी हुआ है तो सेकेंड इंजरी बोल के एक चीज़ होता है। किसी आदमी का एक रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो, उसको खींच खांच के निकालने के चक्कर में उसका सेकेंड इंजरी ट्रॉमेटिक सर्वाइकल कॉर्ड इंजरी भी हो सकता है। तो इमोबिलाइज करना बहुत ज़रूरी है। आप अखबार को लेकर के फोल्ड करके उसे एक स्प्लिंटर बना सकते हैं, स्प्लिंट बना सकते हैं, सॉरी, दोनों तरफ स्प्लिंट लगा के कोई भी रस्सी से या कोई भी कपड़े से, रुमाल से अगर आप बांध देते तो हाथ पूरा का पूरा, जैसे ये पोर्शन टूट गया तो इधर एक न्यूज़पेपर इधर एक न्यूज़पेपर लगा करके आप उससे लगा करके उसको स्प्लिंट के हिसाब से और उसी कंडीशन में आप लेके अस्पताल लेके जाइए। जी जी। सर अगला जो हमारा टॉपिक है, ये एक थोड़ा सा सीरियस टॉपिक है, जो कि है हार्ट अटैक। हम्म अगर किसी को हार्ट अटैक आ रहा हो या वैसे कोई सिम्टम्स लग रहे हों, हम्म तो पहले 2 से 5 मिनट के अंदर सबसे क्रिटिकली क्या करना चाहिए हमें, एकदम इम्पोर्टेंट, मतलब वही करना है हाँ, बस। वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। हार्ट अटैक के सिम्टम्स, इसके लक्षण होते हैं छाती में दर्द होना। ये छाती का दर्द कई बार माने सिर्फ छाती में नहीं, हाथ में जा सकता है, दाहिने हाथ में, बाएं हाथ में जा सकता है, गर्दन की तरफ जा सकता है, जबड़ों की तरफ, जॉज की तरफ जा सकता है। और ये हार्ट अटैक के माने हार्ट अटैक अगर होता है तो इसके साथ सांस की तकलीफ होती है लोगों में। कुछ लोगों को ऐसे लगता है कि गैस हो गया, पेट भर गया बहुत ज़्यादा, उल्टी होगा। कुछ लोगों को लगता है कि सिर चकरा रहा है। बहुत लोगों को सिर्फ पसीना आता है छाती दर्द के साथ। पर एक बात ध्यान रखना चाहिए कि जो डायबिटिक मरीज़ हैं, बहुत सालों से जो डायबिटिक मरीज़ हैं, उनको हार्ट अटैक आए बाद भी दर्द नहीं हो सकता है, दर्द नहीं महसूस हो सकता है। इस तरह का होता है क्योंकि उनके न्यूरोपैथी के कारण उनको दर्द महसूस ही नहीं होता है। तो इस तरह के अगर किसी के सिम्टम्स हो तो, और माने कोई ऐसा ऑब्वियस कॉन्ट्रा इंडिकेशन ना हो, तो एस्पिरिन टैबलेट दे करके अस्पताल लेके जाना चाहिए। अपने आप घरेलू इलाज नहीं करना चाहिए। बहुत हम लोग देखते हैं किसी के छाती में दर्द हो रहा है, आस पड़ोस के किसी आदमी ने गैस की टैबलेट, एसिडिटी की टैबलेट पिला दिया। ये सब चीज़ नहीं करके तुरंत हॉस्पिटल में पास में ले जा करके एक ईसीजी करवाना चाहिए। बिकॉज हार्ट अटैक में एक हम लोग बोलते हैं गोल्डन आवर। ये 1 घंटा का जो समय है, डोर टू बलून टाइम, डोर टू प्लास्टी टाइम, ये सब बोलते हैं। जितना जल्दी आप माने इफेक्टिव स्टेप्स आप लेंगे, उतना पेशेंट का मगर आउटकम इम्प्रूव होता है। जी, बहुत ही क्रिटिकल है। जी। थैंक यू सर। सर एक चीज़ और बताइए, अगर किसी को स्ट्रोक का डाउट हो रहा है कि हम्म मेरा हाथ पैर नम हो रहा है, ऐसा कोई हम्म फीलिंग हो रहा है, तो कैसे पहचाने कि जी। वो स्ट्रोक है कि नहीं, और इमीडिएट स्टेप्स हमारे क्या होंगे उसके स्ट्रोक लिए? के, हाँ, स्ट्रोक में हम लोग बोलते हैं यू हैव टू एक्ट फास्ट। फास्ट का होता है अगर मुंह एक तरफ टेढ़ा हो जाए, या जबान लड़खड़ा जाए, या दो हाथ में एक में माने ताकत कम हो, बल कम हो। अगर हम लोग बोलते हैं आर्म ड्रिफ्ट, दोनों हाथ सीधा करने से एक हाथ नीचे चला जा रहा है, या एक लेटे हुए पैर उठाने बोल रहे, एक पैर उठा पा रहा है, एक नहीं उठा पा रहा है, या थोड़ा कम उठा पा रहा है, तो दीज आर सिम्टम्स ऑफ स्ट्रोक। जबान लड़खड़ा जाना, कंफ्यूज हो जाना, बेहोश हो जाना,
एक साइड लकवा मार जाना जिसको बोलते हैं पैरालिसिस, इसको हम लोग स्ट्रोक बोलते हैं, तुरंत हॉस्पिटल में ले जा करके अगर आप विद इन 4.5 आवर्स के अंदर अंदर अस्पताल में जाएं तो एक इंजेक्शन दे करके वो ब्लड क्लॉट जो होता है उसको घोलने का एक दवाई होता है। सीटी स्कैन में अगर ब्लीडिंग नहीं हो तो वो इंजेक्शन देने से वो जो ब्लड क्लॉट है घुल जाता है और जो एक साइड का जो पैरालिसिस है वो पूरा का पूरा ठीक होने का चांस रहता है। तो समय नष्ट नहीं करिए। हम लोग ऐसा बोलते हैं कि मिनट्स मीन ब्रेन। आप जितना मिनट नष्ट करेंगे घर में घरेलू इलाज देते वक्त, उतना किंतु पर ब्रेन सेल्स उतना धीरे 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 डिस्ट्रॉय होता जाता है। सो टाइम इज ऑफ अटमोस्ट इम्पोर्टेंस यार, समय एब्सोल्युटली। बिल्कुल वेस्ट नहीं करना नहीं, चाहिए। कोई भी हॉस्पिटल में, हम्म, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं पास में, सरकारी बेसरकारी कोई भी हॉस्पिटल में आप जाइए, घर के पास जो है वहाँ जाइए। कोई पर्टिकुलर एक जगह जाने का नहीं बोल रहा हूँ, कहीं पर भी जो घर के सबसे पास है वहाँ पर जाइए। जी जी बिल्कुल। सर अगर किसी को सीजर या फिट पड़ने के जो केसेस होते हैं, जी। इनमें लोग यूजुअली बहुत पैनिक कर हाँ जाते हैं, जी। क्योंकि बिकॉज ऑफ हाउ द पेशेंट इज हम्म। यू नो लुक्स, हाउ द पेशेंट जी। लुक्स लाइक, जैसे बिहेव कर रहा होता है जी। पेशेंट, तो लोग यूजुअली पैनिक कर जाते हैं। तो इसके लिए हमें इमीडिएटली क्या करना चाहिए और क्या क्या है जो बिल्कुल जी। नहीं करना है, जी। मतलब अवॉइड करना है? सबसे पहला बात है पैनिक ना करें, कोई भी पैनिक ना करें। पेशेंट के अगर कोई टाइट माने गर्दन में कोई टाई वाई हो उसको लूज़ करें, पेशेंट को ज़मीन में लेटा दें और पेशेंट के मुंह खोलने का कोशिश ना करें। पेशेंट कई बार होता है जीभ काट लेता है, मुंह एकदम बंद हो जाता है, टाइट हो जाता है, मुंह खोलने का कोशिश ना करें। वो है कई बार क्या होता है फोर्सफुल प्रेशर के कारण दांत टूट के सांस के नली में भी जा सकता है, वैसा नहीं करना चाहिए। पेशेंट के अगर फिट्स आ रहे हैं तो हाथ से रोकने का कोशिश ना करें, मसल इंजरी होता है इससे। पूरा का पूरा एक 3 4 5 मिनट का वीडियो बनाएं, पूरा दूर से पूरे हाथ पैर दिखने चाहिए कि वेदर इट्स एन एक्चुअल फिट। और जब अस्पताल में जाएं आपके न्यूरोलॉजिस्ट या आपके डॉक्टर को दिखाएं, जब पेशेंट का फिट रुक जाए तो मुंह को एक तरफ कर दे, गर्दन को एक तरफ कर दे, ताकि उल्टी अगर हो तो वो लंग्स में ना चला जाए, मुंह से बाहर निकल आए। मुंह एक तरफ, बॉडी एक तरफ साइड करके लेटा दें पेशेंट को और तुरंत हॉस्पिटल में लेके जाएं। फिट्स का इलाज घर पे घरेलू उपचार, वो कई लोग मैंने देखा जूता सुनाते हैं, ये सब काम नहीं करना चाहिए। जी बिल्कुल, मेडिकल हेल्प दैट इज़ ऑफ अटमोस्ट इम्पोर्टेंस। सर कोई अगर अचानक से सोचिए बेहोश हो जाए, चक्कर खा के गिर जाए, हम्म। तो फेंटिंग के केस में भी हम बहुत ज़्यादा पैनिक कर जाते हैं कि इसको क्या हो गया अचानक से। हम्म। तो इनके लिए हम तुरंत क्या स्टेप्स ले सकते देखिए, हैं? फेंटिंग आपको देखना होगा क्या क्लिनिकल बैकग्राउंड में हो रहा है। कई बार आप देखेंगे कि स्कूल से आके या कोई ऑफिस के काम से बाहर जाके धूप में, खास तौर से देखिए मई जून जुलाई का, आप तो जानते हैं इंडिया में क्या वेदर है। सबसे पहले रूम में लेके आए, पंखा के नीचे रखें, पैर ऊपर करके आप देखें, और अगर पेशेंट अगर बेहोश अगर है तो मुंह से कुछ ना दें। कई बार मुंह से कुछ खिलाने पिलाने के चक्कर में वो सांस के नली में चला जाता है। और आप देखिए पेशेंट का पल्स चल रहा है कि नहीं, हार्ट बीट, आप धड़कन चल रहा है कि नहीं, वो आपको हाथ रख करके पल्स में या यहाँ पर आपको लगता है। अगर पेशेंट बेहोश है, रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, कॉल फॉर हेल्प एंड स्टार्ट CPR। इसको हम लोग बोलते हैं कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन जो बोलते हैं। CPR हर आदमी को जानना चाहिए, बड़ा सरल चीज़ है और इससे कई जानें बची हैं। कई बार आप देखेंगे कुछ फुटबॉलर फुटबॉल खेलते खेलते बेहोश हो गए खेलते वक्त, या क्रिकेट मैदान में कोई बेहोश हो गया, तो CPR देने से मगर इनकी जान बचाई जा सकती है। अगर हार्ट बीट कोई कारण से रुक जाता है 4 मिनट से ज़्यादा तो फिर ब्रेन डैमेज होना चालू हो जाता है। फेंटिंग क्या कारण से हुआ ये ऐसे बोलना बहुत मुश्किल है। ऑलवेज बेटर कि पास में आपके जो डॉक्टर हैं या हॉस्पिटल है वहाँ आप ले करके जाएं और मुंह से कुछ खिलाएं पिलाएं ना। अगर ऑब्वियसली कोई आप जानते हैं डायबिटीज़ का मरीज़ है और उसका आप शुगर चेक कर सकते हैं, ब्लड प्रेशर अगर आपके घर में, सबके घर में आजकल रहता है, ऑक्सीमीटर ये सब रहता है, उससे देख करके आपको एक आइडिया लग जाएगा मोटा मोटी। खास तौर से अगर पहले से अगर फिट्स की दवाइयाँ ले रहा है, मिर्गी की दवाइयाँ पहले से अगर ले रहा है तो अलग बात है, तो एक आइडिया लग जाता है। जी जी। जी बिल्कुल। सर अगर किसी को अचानक से नोज ब्लीड हो रहा है, तो ये हम इमीडिएटली कैसे कंट्रोल करें? नोज ब्लीड कंट्रोल करने का तरीका है, पेशेंट को बैठा दीजिए, लेटने मत दीजिए, नाक को प्रेस करके एक साफ रुमाल से बंद कर दीजिए, उसके ऊपर बर्फ़ आप लगा सकते हैं,
तो इससे कई बार नोज ब्लीड जो होता है बंद हो जाता है। खासतौर से बच्चों में बहुत कॉमन है नोज ब्लीड। वो लोग पेंसिल, उंगली कुछ भी डाल देते हैं नाक के अंदर। और कई बार देखा जाता है जब बहुत ड्राई वेदर होता है, खासतौर से जो ट्रेन से सफ़र करते हैं, बस से सफ़र करते हैं, तो ड्राई वेदर के कारण नोज ब्लीड, नेज़ल म्यूकोसा ड्राई होकर के ब्लीड करता है। तो बहुत कॉमन है, खाली प्रेशर देने से अधिकांश लोगों में नोज ब्लीड रुक जाता है। जी जी। तो प्रेशर देने से रुक जाता है आप जी, बोल रहे खाली प्रेशर देने से। और हैं? अगर किसी आदमी को हाई ब्लड प्रेशर हो, उससे भी नोज ब्लीड हो सकता है। तब उस टाइम उसका ब्लड प्रेशर चेक करके दवाई दे करके आप किसी ईएनटी डॉक्टर को तुरंत दिखाएं। जी बिल्कुल। सर अगला जो है टॉपिक वो थोड़ा सा सीरियस है अगेन, जैसे कि इलेक्ट्रिक शॉक। हम्म। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम कोई खुद से ही कोई प्लग फिक्स करने जा रहे हैं या कुछ हम्म। इलेक्ट्रिक का काम हम्म। घर पे खुद से ही करने गए, हम्म। तो अचानक से हमें शॉक लग गया। हम्म। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए अगर ऐसा हो तो? देखिए, किसी आदमी को अगर इलेक्ट्रिक शॉक लगा हुआ है, सबसे पहले खास तौर से आप देखिए बारिश के सीज़न में कोई इलेक्ट्रिक पोल को किसी ने टच किया, तो मेक श्योर आप बचाने के चक्कर में आप खुद इलेक्ट्रोक्यूट ना हो जाएं। आप कोई लकड़ी के स्टिक से या कोई नॉन मेटालिक ऑब्जेक्ट से तार को झाड़ के हटा सकते हैं। सबसे मगर बढ़िया तरीका, अगर कहीं आप जानते हैं कहीं पर स्विच है जिसको आप सेफली खुद बंद कर सकते हैं, तो स्विच को बंद करिए। और अगर आपको कोई भी अप्रोच करना है कोई कोई भी तार को, तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। ज़रा सा भी अगर वो कंडक्टर होगा, वो जो भी जिस चीज़ से है, तो आपको भी खुद को इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। तो बहुत इसमें ध्यान रखना चाहिए। नॉन मेटालिक ऑब्जेक्ट जैसे लकड़ी या इससे कई बार तार को हटाया जा सकता है, हेल्प होता है। हेल्प जी होता है। जी जी एंड बिल्कुल। कॉल द मैंने फर्स्ट एड के लिए एम्बुलेंस बुलाई अपने आप। खास तौर से बारिश के सीज़न में कई बार देखेंगे वो जो तार है वो पानी में घुस गया, कोई पास में कोई आदमी गया बेचारा, उसको इलेक्ट्रोक्यूशन हो गया। तो इसका इलाज अपने से नहीं करना चाहिए। जी। सर पॉइजनिंग भी आजकल बहुत कॉमन है, स्पेशली छोटे बच्चों में हम्म। कभी भी कुछ भी कुछ मुंह भी में डाल डाल लेते लेते हैं, हैं, जी कुछ जी भी जी। कंज्यूम कर लेते हैं। तो लोगों को क्या करना चाहिए? पॉइजनिंग का इलाज अपने अपने से खुद कभी नहीं करना चाहिए। बच्चे कुछ भी डाल सकते हैं, थर्मोकोल का गोली से लेकर के कोई सैनिटाइज़र कहीं पड़ा हुआ है या परफ्यूम का बॉटल है या कोई भी तरह का तेल मसाला कुछ भी डाल देते हैं मुंह में। तो आप जब तक श्योर ना हो, आ, कोई भी तरह का घरेलू उपकरण ना करें, डॉक्टर के पास लेके जाओ। उल्टी कराने की कोशिश मत करिए अपने आप, क्योंकि यू डोंट नो बच्चे ने क्या खाया। अनलेस यू गेट अ क्लियर एविडेंस कि बच्चे ने ये खाया वो खाया, अपने आप से इलाज मत करिए। जी हॉस्पिटल इमरजेंसी में लेके जाएं, जी चेंबर में भी नहीं डॉक्टर के, बट हॉस्पिटल इमरजेंसी में ये सब चीज़ का इलाज होता है। अपने आप से इलाज करना मेरे ख्याल से सेफ नहीं है। जी बिल्कुल सर। सर अगर किसी को कोई भी फूड आइटम की वजह से एलर्जिक रिएक्शन हो जाए, जी कभी कभी चेहरा सूज जाता है या फिर कभी कभी सांस लेने में भी तकलीफ होती है, जी। तो तुरंत क्या करना पड़ेगा? देखिए, माइनर एलर्जीज में एलर्जी टैबलेट्स वर्क। समटाइम्स कुछ कुछ फूड आइटम्स हैं, मैं विशेष करके बोलना चाहता हूँ, जैसे कि सी फूड आइटम्स हैं। चाइनीज़ रेस्टोरेंट में गए, कई बार वो लोग क्या करते हैं, सी फूड का वो फिश सॉस या ये सब डालते हैं। सम पीपल गेट वेरी सिक, बहुत सीवियर एलर्जीज होते हैं। और अगर सांस में तकलीफ़ हो, ऐसा लगे कि मेरा गला घुट जा रहा है और मुझे सांस में तकलीफ़ हो रहा है, पूरा चेहरा फूल जाए, तो उसका एक्चुअली इलाज होता है एपिनेफ्रिन इंजेक्शन होता है, जो दिया जाता है। एपिनेफ्रिन इंजेक्शन मगर रेगुलरली आपको दवाई के दुकान में नहीं मिलेगा। ये सिर्फ हॉस्पिटल में जनरली रहता है, बाहर में एपीपेन बोल के मिलता है, पर यहाँ पर रेगुलर आराम से मिलता नहीं है इंडियन फार्मेसीज़ में। पास में आपको इमरजेंसी में तुरंत ले जा करके वो इंजेक्शन, कई बार स्टेरॉइड भी देते हैं, उसके साथ एंटी एलर्जिक्स भी देते हैं, बट द लाइफ सेविंग ड्रग हियर इज़ एपिनेफ्रिन इंजेक्शन, जिसको बोलते हैं एनाफाइलेक्टिक शॉक। सीवियर एलर्जी, मैंने कई ऐसे केसेस देखे हैं जो एकदम ब्लड प्रेशर ज़ीरो हो जाता है। बाहर कोई सज्जन गए हैं, चाइनीज़ फूड खाते वक्त वो शेल फिश से एलर्जी है, ब्लड प्रेशर इसको कोलैप्स्ड एकदम ज़ीरो, सांस नहीं ले पा रहा उस टाइम। सर अगर किसी को हेड इंजरी हो जाए, जैसे किसी ऊपर वाली जगह से गिर जाना या फिर साइकिल से गिर जाना या फिर घर पे कोई भी काम करते वक्त कहीं से गिर जाना और हेड इंजरी हो जाए, जी। पर ब्लीडिंग ना हो, तो कौन से वार्निंग साइन से हमें ये पता चलेगा कि हमें तुरंत उनको डॉक्टर के पास लेके जाना है?
हाँ, दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कई बार क्या होता है, बाहर से कुछ चोट नहीं दिखता है, मगर अंदर में क्या होता है, ब्लीड हो सकता है कोई तरह का। तो अगर किसी पेशेंट को वॉमिटिंग हो, या अगर किसी पेशेंट को आप देख रहे हैं कि कंफ्यूज हो रहा है, ज़बान लड़खड़ा जा रहा है, कोई लिम्ब में वीकनेस आ रहा है, फिट्स आए हैं, या स्पीच स्लर्ड हो गया, अजीब अजीब बात कर रहा है, बहुत ज़्यादा ड्राउजी हो रहा है, तो इमीडिएटली आपको डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। जी, ओके, यही सारे साइंस हैं। जी। ओके। सर सोचिए किसी के घर में डायबिटीज़ पेशेंट है, हम्म। उन्होंने एक बार दवाई ले ली और वो भूल गए कि उन्होंने ऑलरेडी दवाई ली है और उन्होंने दोबारा दवाई ले ली। हम्म। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए? कुछ हो सकता है क्या प्रॉब्लम? तब अगर डबल डोज चला गया तो बहुत चांस है कि शुगर फॉल कर जाएगा। तो इस स्थिति में आपको बार बार करके शुगर चेक करना होगा, और ऐसा प्रॉब्लम ना हो इसलिए हम लोग बोलते हैं पिल बॉक्सेस यूज़ करिए, ताकि डबल डोज ना चला जाए। जी, बहुत अच्छा सजेशन है सर। जी। सर कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स जो कि सबके घर में बहुत कॉमनली होता है, एक तो है लूज मोशन, देन वॉमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन, ये सारी चीज़ें बहुत कॉमन है। तो इन सब चीज़ों के लिए हमें फर्स्ट स्टेप क्या लेना चाहिए? देखिए ये सब बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, और काफ़ी घरेलू उपचार है जो हम लोग कर सकते हैं। ओआरएस सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर। किसी को अगर वॉमिटिंग हो या अगर डायरिया अगर हो, ओआरएस लेने से डिहाइड्रेशन हम लोग रोक सकते हैं। बहुत सारी ओवर द काउंटर मेडिसिन है जो आप ले सकते हैं, जैसे डोम्पेरिडोन है या ऑन्डानसेट्रॉन है, उसको लेने से उल्टियाँ बंद हो जाती हैं। अगर किसी को मान लीजिए लूज टूल हो रहा है, तो खाली आप घर में मट्ठा बना के ले सकते हैं। दही और चावल खा सकते हैं, दही चूड़ा या दही चावल हम लोग प्रेफर करते हैं। ओआरएस घर में भी एक तरह का घरेलू ओआरएस का ऑल्टरनेटिव बना सकते हैं। नमक, एक चुटकी, एक चम्मच चीनी, एक गिलास पानी में या डाब के साथ डाल करके आप पी सकते हैं घर में। ये भी ओआरएस का काम करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एडिक्वेटली फ्लूइड्स लें। जहाँ तक कॉन्स्टिपेशन का सवाल है, तो बहुत लोगों में क्रॉनिक प्रॉब्लम होता है, बहुत लोग कम पानी पीते हैं जिसके कारण कॉन्स्टिपेशन होता है। ज़्यादा अगर आप पानी अगर आप लें तो कॉन्स्टिपेशन कम होता है। और अगर आप हरे साग सब्जी खाएं, फल खाएं, ख़ास तौर से बेल या अमरूद, इस तरह का अगर आप फ्रूट्स अगर आप खाएं तो कॉन्स्टिपेशन का रिस्क बहुत कम हो जाता है। सर ये तो हो गए हमारे फर्स्ट एड जो कॉमन प्रॉब्लम्स के लिए आपने हमारे साथ शेयर किए। सर ये बताइए, हम घर पे फर्स्ट एड, बहुत लोग फर्स्ट एड किट्स रखते हैं, बहुत लोग नहीं रखते हैं। जी। तो फर्स्ट एड किट रखना इम्पोर्टेंट है या नहीं घर पे, और अगर है तो एक इफेक्टिव फर्स्ट एड किट में क्या क्या होना चाहिए यूजुअली? जी, इफ़ेक्टिव फर्स्ट एड किट हर आदमी के घर में रहना चाहिए। और इफ़ेक्टिव फर्स्ट एड किट में काफ़ी सारी चीज़ें जो कॉमन है, हर आदमी के घर में रहने चाहिए। बैंडेज रहना चाहिए, मान लीजिए 2 इंच का, 3 इंच का, 4 इंच का, कम से कम एक एक बैंडेज होना चाहिए। एक वो जो एडहीसिव जो माने कोई छोटे मोटे कटे हुए उसमें जो बैंडेड टाइप का जो होता है वो रहना चाहिए। साफ़ कोई कॉटन रहना चाहिए। एक एंटीसेप्टिक लोशन रहना चाहिए, एक एंटीसेप्टिक क्रीम रहना चाहिए। और कुछ कुछ साधारण दवाइयाँ हैं जो हर घर में होनी चाहिए, जैसे पैरासीटामॉल। पैरासीटामॉल बुखार के लिए, बदन दर्द के लिए लिया जा सकता है। सेट्रिजिन टैबलेट जैसे एक बहुत साधारण एलर्जी या इचिंग या कोई भी तरह का, मान लीजिए किसी को छींके आ रही है, सेट्रिजिन रहना चाहिए। पेट दर्द की एक दवाई जैसे कि ड्रोटावेरिन हो। उल्टी की दवाई जैसे ऑन्डानसेट्रॉन या डोम्पेरिडोन, ये सब कॉमन दवाइयाँ हैं, ओवर द काउंटर मिलती है। कोई पेन बाम, ये सब मिनिमम रहना चाहिए। कोई भी एक फर्स्ट एड बॉक्स में थर्मोमीटर, पल्स ऑक्सीमीटर, उसके बाद ब्लड प्रेशर इंस्ट्रूमेंट, ये सब अगर आप चीज़ें डालना चाहें तो ये सब भी रहने से अच्छा रहता है। जी, कब इसका ज़रूरत पड़ जाए वी डोंट नो। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर फॉर शेयरिंग सच यूजफुल टिप्स विद आवर व्यूअर्स। थैंक यू। थैंक यू व्यूअर्स फॉर वॉचिंग आवर पॉडकास्ट। हम ऐसे ही बहुत सारे इम्पॉर्टेंट कंटेंट लेकर आपके सामने आएंगे। अगर आपके कोई सजेशंस है वो हमारे साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू सस्ता सुंदर्स यूट्यूब चैनल।
डू नॉट फॉरगेट टू डाउनलोड द सस्ता सुंदर ऐप, जहाँ पे आपको मिलेंगे 100% जेन्युइन मेडिसिन, फ्री होम डिलीवरी विथ an 18% डिस्काउंट. Thank you for watching. We will see you on our next one.